जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हो रहा था तो आज़ादी मिलने के साथ ही एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। और सवाल था कि आखिरकार कितने मुल्क आज़ाद हो रहे थे, 2 या फिर 564। आज़ादी के कुछ ही दिन पहले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के सामने कुछ चुनौतियां बहुत बड़ी खड़ी थी। उनमें से पहली चुनौती थी कि सांप्रदायिक हिंसा को कैसे रोका जाए और दूसरी भारत को बिखरने से कैसे रोका जाए। उस समय भारत को बिखरने से रोकने के लिए रियासत मंत्रालय बनाया गया था, जिसके प्रमुख थे सरदार पटेल, और बीपी मेनन को रियासत मंत्रालय का सचिव बनाया गया। सरदार पटेल और बीपी मेनन ने भारत के इंटीग्रेशन में शानदार काम किया और 15 अगस्त 1947 तक सिर्फ 3 रियासतों को छोड़कर सभी ने भारत में विलय का फैसला किया था। ये 3 रियासतें थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जिनका मसला थोड़ा पेचीदा था। जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू किया गया, जिसके तहत लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का विकल्प दिया गया था, जिसके जरिए राजा अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान से जोड़ सकते थे या फिर अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते थे। उन दिनों कश्मीर की रियासत राजा हरी सिंह के पास थी। राजा हरी सिंह अपना ज़्यादातर समय बॉम्बे के रेस कोर्स में बिताते थे या फिर अपने क्षेत्र के जंगलों में शिकार पर जाया करते थे। उनका अपने प्रजा से मिलना जुलना बहुत कम ही हो पाता था। कश्मीर के इतिहास में एक नाम ऐसा भी लिया जाता है जिन्होंने कश्मीर को भारत की तरफ मोड़ने में अहम भूमिका निभाई, और उनका नाम है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमएससी तक की पढ़ाई कर अपने होम स्टेट कश्मीर वापस लौट गए, लेकिन उन्हें कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं मिली। ऐसा बताया जाता है कि उन दिनों राजा मुस्लिमों को उच्च पदों पर सरकारी नौकरी देने से बचता था। कश्मीर की आबादी का लगभग 3/4 हिस्सा मुसलमानों का था, लेकिन अल्पसंख्यक होते हुए भी हिंदू प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए थे। इस वजह से शेख अब्दुल्ला डोगरा डायनेस्टी के राजा हरी सिंह के खिलाफ क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाए। कश्मीर वैली में शेख अब्दुल्ला की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही थी और उनका एकमात्र स्टैंड था कि कश्मीर से ऐसी राजशाही हटनी चाहिए और लोकतांत्रिक सरकार बननी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला में एक ऐतिहासिक संयोग यह भी था कि दोनों की विचारधारा एक दूसरे से मेल खाती थी। दोनों ही नेता सेकुलरिज्म, सोशलिज्म को मानते थे। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का प्रावधान था, जिसको ध्यान में रखते हुए महाराजा हरी सिंह कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे। भारत के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन श्रीनगर जाकर खुद ये जानना चाहते थे कि आखिरकार कश्मीर की रियासत जाना कहाँ चाहती है। ऐसा बताया जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन और राजा हरी सिंह की पुरानी जान पहचान थी। भारत के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्हें ये एहसास हो गया था कि कश्मीर का मसला थोड़ा पेचीदा है और इसे सुलझाने के लिए ही माउंटबेटन जून 1947 में श्रीनगर गए, जहां उनकी मुलाकात उन दिनों के कश्मीर के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक से हुई। माउंटबेटन ने काक से आग्रह किया कि महाराजा को कहिए वो कश्मीर का फैसला 15 अगस्त तक कर लें। यहाँ तक हिंट दिया कि अगर महाराजा कश्मीर का पाकिस्तान में विलय कराते हैं तो भारत आपत्ति नहीं करेगा, और यदि आप कश्मीर का भारत में विलय कराते हैं तो पाकिस्तान आपत्ति भी करेगा और लड़ाई भी, लेकिन भारत ऐसी स्थिति को बड़े आराम से संभाल सकता है। कश्मीर के प्रधानमंत्री राजा हरी सिंह से कन्विंस नहीं हुए और जवाब दिया कि हमने कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का इरादा बना लिया है। माउंटबेटन ने अंत में अपनी विजिट के आखिरी दिन राजा हरी सिंह के साथ एक प्राइवेट मीटिंग फिक्स की, लेकिन उस मीटिंग के दिन बड़ी दिलचस्प घटना घटित हुई। राजा हरी सिंह के बारे में बताया जाता था कि जब उनका किसी से मिलने का मन नहीं होता था तो वह अपने पेट के दर्द का बहाना बना लेते थे, और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। माउंटबेटन जब राजा हरी सिंह के महल में गए तो महल के एक अधिकारी ने माउंटबेटन को एक चिट्ठी लाके दी, जिसमें लिखा था कि राजा के पेट में आज दर्द है और वो आज मिलने की अवस्था में नहीं हैं। माउंटबेटन उसी दिन वापस दिल्ली लौट गए और उनकी राजा के साथ प्राइवेट मीटिंग असफल साबित हुई।
कश्मीर में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि कश्मीर का पाकिस्तान में विलय होना चाहिए। लेकिन शेख अब्दुल्ला जिन्ना के टू नेशन थ्योरी को पूरी तरह से नकार चुके थे। उन्हें लगता था कि सिर्फ धर्म के आधार पर पाकिस्तान में कश्मीर का विलय कराना सही नहीं होगा। वहीं भारत धर्मनिरपेक्ष देश था, इस वजह से शेख अब्दुल्ला कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे। इन सबके बीच एक दिलचस्प बात यह भी थी कि भारत के एकीकरण के शुरुआती दौर में सरदार पटेल को कश्मीर लेने में खास उत्सुकता नहीं थी। लेकिन 13 सितंबर 1947 को जब जूनागढ़ के महाराजा महाबत खान ने जूनागढ़ का पाकिस्तान में मिलने का फैसला किया, तभी से सरदार पटेल कश्मीर में खास दिलचस्पी लेने लगे थे। राजमोहन गांधी अपनी किताब पटेल आ लाइफ में लिखते हैं कि मुसलमान राजा और हिंदू बहुमत वाली प्रजा के राज्य को अगर जिन्ना स्वीकार कर सकते हैं, तो हिंदू राजा और मुस्लिम बहुमत वाली प्रजा के राज्य में सरदार पटेल दिलचस्पी क्यों ना लें। और इसी के बाद सरदार ने कश्मीर और जूनागढ़ दोनों पर बराबर ध्यान देना शुरू कर दिया। वहीं महाराजा हरि सिंह अभी भी कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने पे अड़े हुए थे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी पीएम 12 अक्टूबर को दिल्ली में कहते हैं कि हमारी भारत या पाकिस्तान में मिलने की कोई मंशा नहीं है, और महाराजा ने कहा है कि हम कश्मीर को ईस्ट का स्विट्जरलैंड बनाएंगे, और केवल एकमात्र चीज़ हमारे मन को बदल सकती है, वो है अगर भारत या पाकिस्तान हम पे ताकत का इस्तेमाल करता है तो। इन शब्दों के कहने के 2 हफ्ते बाद ही 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की तरफ से हथियारों से लैस कबालियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। पाकिस्तानी सेना के ही एक कमांडर अकबर खान ने वजीरिस्तान के ट्राइबल मुस्लिम्स को तैयार किया, जिसे नाम दिया गया आज़ाद कश्मीर सेना। इन बातों को बाद में पाकिस्तानी सेना ने यूनाइटेड नेशन के सामने मानी भी। हथियारों से लैस करीब 10,000 कबाली लगातार श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ राजा हरि सिंह के सैनिकों में बगावत हो गई। रियासत के मुस्लिम सैनिकों ने राजा का साथ छोड़कर हमलावरों के साथ हाथ मिला लिया। उन दिनों राजा के ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह। हमलावरों को रोकने के लिए राजेंद्र सिंह ने डोमेल और उरी के बीच के पुल को बम से उड़ा दिया। बताया जाता है कि इस वजह से हमलावर करीब 2 दिनों तक इससे आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन इन सबके बीच ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ये बलिदान ना दिए होते तो शायद कश्मीर भारत के हाथ से निकल जाता। उरी पार करते करते ही कबालियों ने महोरा पावर स्टेशन को अपने कब्जे में कर लिया, जिससे पूरे श्रीनगर में अंधेरा छा गया। देखते ही देखते ये उपद्रवी श्रीनगर से मात्र 52 किलोमीटर दूर बारामूला पहुंच गए। लेकिन यहाँ जो हुआ उसे शायद ही कभी बारामूला के लोग भुला सके। यहाँ पहुँचते पहुँचते ये लोग इतने हिंसक हो चले थे कि लूटपाट, बलात्कार और हत्याओं जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगे। उनके निशाने पर अब सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले सिख, ईसाई और यहाँ तक कि कश्मीरी मुसलमान भी थे। दुकानें जला दी गई, महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती की गई, और जो लूट का सामान था उसे ट्रकों से भरकर पाकिस्तान भेजा जाने लगा। बारामूला में इतनी आग लग चुकी थी कि वहां रहने वाले लोग बताते हैं कि इस कत्लेआम के बाद बारामूला की आबादी 1/3 रह गई थी। लूटपाट की घटनाओं से कबालियों की रफ्तार तो कम हो गई थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के शहीद होने के बाद महाराजा हरि सिंह समझ गए थे कि पाकिस्तान के भेजे गए कबालियों से कश्मीर को बचाना अब उनके बस की बात नहीं थी। 24 अक्टूबर को महाराजा ने भारत सरकार से मिलिट्री सहायता की अपील की, जिसके बाद दूसरे दिन दिल्ली में डिफेंस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि बीपी मेनन को कश्मीर की वास्तविकता जानने के लिए श्रीनगर भेजा जाए। वहां पहुंचकर बीपी मेनन की मुलाकात महाराजा हरि सिंह और रियासत के नए प्रधानमंत्री मेहर चंद्र महाजन से हुई। खतरे को देखते हुए मेनन ने महाराजा को अपने परिवार के साथ श्रीनगर से जम्मू जाने का सुझाव दिया। मेनन जानते थे कि अगर महाराजा कबालियों के हाथ पड़ गए तो कश्मीर का भारत में मिलना नामुमकिन हो जाएगा। धीरे धीरे करके अब कबालियों ने श्रीनगर को चारों तरफ से घेरना चालू कर दिया।
हालात को देखते हुए बीपी मेनन और मेहर चंद्र महाजन को श्रीनगर छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प बात यह हुई थी कि जम्मू निकलते वक्त महाराजा अपनी सभी गाड़ियां लेकर चले गए थे और बची थी तो बस एक खटारा जीप। उस खटारा जीप पर सवार होकर मेहर चंद्र महाजन, बीपी मेनन और सेना के कुछ अधिकारी अपनी जान बचाकर हवाई अड्डे तक पहुंचे और दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में कश्मीर के हालात को लेकर डिफेंस कमेटी की एक और मीटिंग हुई, जिसमें भारत के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि जब तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन नहीं हो जाता तब तक कश्मीर के आंतरिक मामले में भारत दखल नहीं दे सकता। माउंटबेटन का साफ कहना था कि अगर कश्मीर को भारत की मदद चाहिए तो उसको उससे पहले भारत में शामिल होना पड़ेगा। इस मीटिंग के तुरंत बाद मेहर चंद्र महाजन और बीपी मेनन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का कागज लेकर वापस जम्मू गए और महाराजा हरि सिंह से कहा कि भारत की सेना आपकी मदद के लिए तभी आ सकती है जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर देंगे। महाराजा ने बिना देर किए भारत में विलय का फैसला किया और अब कश्मीर की रक्षा भारत की जिम्मेदारी बन गई थी। उसी रात राजा हरि सिंह ने अपने एडीसी कैप्टन दीवान सिंह को बुलाया और कहा कि अगर कल सुबह तुम्हें श्रीनगर में भारतीय सैनिक विमानों की आवाज़ सुनाई ना दे तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। भारत के वाइसरॉय माउंटबेटन का कहना था कि कश्मीर का भारत में विलय इस शर्त के साथ स्वीकार करना चाहिए कि जैसे ही कश्मीर में शांति व्यवस्था बहाल हो वहां प्लेबिसाइट करवाया जाए। उस समय इस शर्त का नेहरू और पटेल दोनों ने ही कोई विरोध नहीं किया था। दूसरे दिन सुबह दिल्ली के सफदरगंज और पालम एयरपोर्ट से भारतीय सेना ने श्रीनगर के लिए उड़ान भरी। इस लड़ाई में सेना के अलावा शेख अब्दुल्ला और उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थकों ने बड़ी भूमिका निभाई। उधर कश्मीर के भारत में शामिल होने पर भारतीय सेना की कार्रवाई की खबर ने मोहम्मद अली जिन्ना को बेचैन कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना फौरन कश्मीर में पाकिस्तानी सेना भेजना चाहते थे, लेकिन उन दिनों अंग्रेजी हुकूमत ने दोनों देशों की सेनाओं को अपने कब्जे में ले रखा था, जिससे दोनों देशों के बीच के युद्ध को टाला जा सके। उस समय दोनों देशों के जो कमांडर इन चीफ थे वो अंग्रेज अफसर थे। यही कारण है कि जनरल ऑकिनलेक ने भारत पर हमला करने से इनकार कर दिया था। जनरल ऑकिनलेक दोनों ही देश की सेनाओं के प्रमुख थे। इन सब के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू और माउंटबेटन को कश्मीर पर बातचीत के लिए लाहौर आने का न्योता भेजा। वहीं सरदार पटेल इस मीटिंग के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि नेहरू और माउंटबेटन लाहौर जाएं, लेकिन अंत में नेहरू की तबीयत खराब होने के कारण माउंटबेटन अकेले लाहौर गए और ऐसा कहा जाता है कि अगर नेहरू लाहौर जाते तो नतीजा कुछ और निकलता। ऐसा भी हो सकता था कि बात भारत के पक्ष में सुलझ जाए, या ये भी हो सकता था कि बात और भी उलझ जाए। अभी माउंटबेटन लाहौर पहुँचे भी नहीं थे कि जिन्ना ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर का भारत में विलय धोखे से हुआ है और इसलिए वो इस एसेशन को नहीं मानते। इस आरोप से नेहरू बहुत नाराज हुए। जब 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन लाहौर पहुंचे तो जिन्ना ने वहां भी यही राग अलापा कि कश्मीर का भारत में विलय धोखे से हुआ है। वहीं भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पे भाषण दे दिया कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जब कश्मीर में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था स्थापित हो जाएगी तो हम कश्मीर में प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह कराएंगे। और यहीं से बताया जाता है कि चीज़ें हमारे हाथ से निकलने लगी। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू अगर ये भाषण ना देते तो कश्मीर का मामला इतना लंबा ना खिंचता। माउंटबेटन ने नेहरू को कश्मीर मसले को यूनाइटेड नेशन में ले जाने के लिए मना लिया था। भारत ने 31 दिसंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत भेजी, लेकिन इसके बाद यूनाइटेड नेशन में जो हुआ वो नेहरू को अंदर से झकझोर देता है। सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका और ब्रिटेन अपने राजनीतिक हितों के लिए दोनों देशों को एक समान देखने लगा। ब्रिटेन ने तो ये तक कह दिया कि कश्मीर पर हमला करने वाले लोगों को पाकिस्तान ने कोई समर्थन नहीं दिया है। इसका नतीजा यह हुआ कि सुरक्षा परिषद के एजेंडे में कश्मीर प्रश्न अब
भारत पाकिस्तान प्रश्न बना दिया गया। भारत ने इसका कड़ा विरोध भी किया, लेकिन राजनीति के इस बड़े अखाड़े में भारत अब बुरी तरह उलझ चुका था। जनवरी और फरवरी के महीने में सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर को लेकर कई बैठकें हुई। पाकिस्तान का पक्ष रख रहे जफरुल्लाह खान ने प्रतिनिधियों को कन्विंस कर लिया था कि कश्मीर में जो हिंसा हुई वो 1946-47 के बीच नॉर्थर्न इंडिया में दंगों का परिणाम थी। उन्होंने भारत पर आरोप लगाए कि जिस तरीके से 60 लाख मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर किया गया और जिस तरीके से ईस्ट पंजाब में नरसंहार हुए, कश्मीर में हुई हिंसा इसी का नतीजा है। वहीं मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला को महर चंद्र महाजन की जगह जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया गया। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। इस समय भारतीय सेना लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो गया। सीज फायर लागू होने तक भारतीय सेना ने पूंछ, कारगिल और द्रास से कबालियों को पूरी तरह खदेड़ दिया था और बचा हुआ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था। इस हिस्से को पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं और सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया।